नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी समझ नहीं पाई कि मोदी जी आखिर कैसे एक शिकारी के जाल में फंस गए। बहुत सफाई के साथ अमेरिका और इजराइल ने ताना बाना बुना और मोदी जी फंसते चले गए। ना डोभाल साहब को पता, ना विदेश मंत्रालय को पता। और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने मोदी जी की और बैंड बजा दी। क्या होगा बाजार का हाल इस युद्ध के बाद? सोना क्या 2 लाख पहुंचेगा? और क्या क्या होने वाला है राजीव रंजन के संग? जबरदस्त बातचीत है, जरूर सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करने के बाद चलते हैं राजीव रंजन के पास। राजीव भाई, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमारे विश्व गुरु जी को यूज कर लिया। पहले बड़े दिनों से गोदी मीडिया दावा कर रही थी कि इजराइल के प्रधानमंत्री आने वाले हैं भारत में, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। गोदी मीडिया के चैनलों पे शो शुरू हो गए। लेकिन बाद में पता नहीं कौन सी चाल चली कि हमारे प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को इजराइल बुला लिया गया। इजराइल के बढ़िया टेलर से कपड़े भी सिलवा लिए गए वहां के प्रधानमंत्री ने। भारत जैसे हमारे प्रधानमंत्री को रिझाने के लिए, जैसे पुराने जमाने में इंद्र के राज दरबार में नृत्यकाएं नृत्य करती थी, ऐसे कपड़े पहन के नेतन्याहू ने दिखा भी दिया। और हमारे प्रधानमंत्री जी इंद्र की तरह मोहित भी हो गए। उन्होंने लिख भी दिया कि भारतीय प्रधान में इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो प्रदर्शन किया वो बड़ा आत्मा को टच कर गया। इस तरह की बातें लिख दी उन्होंने। इजराइल की पार्लियामेंट को संबोधित भी करा दिया। और प्रधानमंत्री जी लौट के आके जश्न मनाते, गोदी मीडिया उस पर घंटों घंटों चर्चा करते, उससे पहले ईरान पर हमला कर दिया गया। भारत के हर बुरे वक्त में ईरान साथ खड़ा रहा। चाहे पाकिस्तान का मामला हो, पाकिस्तान के खिलाफ जाके भारत का साथ दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता ईरान के पक्के दोस्त रहे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी पता नहीं अमेरिका से कितना डर गए, क्या कान में फूंक दिया इजराइल के प्रधानमंत्री जी ने, ट्रंप ने, कि एक एक्स पर एक भी शब्द नहीं बोला। जो ट्विटर, हमारी भाषा में एक्स तो थोड़ा मुश्किल लगता है क्या ना, ट्विटर ये भी सही लगता है। लोग हैरान है कि देश के शिया तो बड़ा समर्थन करते थे बीजेपी का, और लखनऊ से दिल्ली से श्रीनगर तक बड़ा भारी विरोध हो रहा है। और अमेरिका ने सोचा नहीं था कि एक 86 साल के एक आदमी को इस तरह शहीद का दर्जा दिया जाएगा, पूरी दुनिया उसका सम्मान करेगी। ये अगर जियो पॉलिटिक्स में देखें तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी का पूरा इस्तेमाल कर लिया गया? भारत के प्रधानमंत्री को एक शतरंज की चौसर में बचाकर हलाल कर दिया गया, उनकी नीतियों को खत्म कर दिया गया। क्या खेल क्या है इसके पीछे, आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया सवाल है संजय जी आपका। और मेरा मानना है कि शहीद खमनई जो है, ये जीवित खमनई से कई गुना ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। ये जो शहादत 86 साल के एक वृद्ध ने दी है, ये पूरे के पूरे मुस्लिम जगत को जो है एक करेगा। एकता जो है ये इनके बीच में फिर से इनको एक सूत्रीय बांधने का काम करेगा। अब आते हैं आपके मूल सवाल पे कि क्या भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका और इजराइल ने इस्तेमाल कर लिया है। देखिए, दो थ्योरी हो सकती है। एक तो ये है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जो है उनको पता नहीं था, मासूमियत में वो वहां पहुंच गए, उनको इनविटेशन था, वहां पहुंच गए और उनको यूज करके इजराइल और अमेरिका ने एक ऐसा माहौल बनाया कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है और युद्ध अभी नहीं होगा, और वो एक छद्म का आवरण ओढ़ा और जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री गए इन्होंने हमला कर दिया। एक थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि मोदी जी ने अपने आप को इसके अंदर इंसर्ट किया। ये पूरे के पूरे घटनाक्रम में ये एक खुद सक्रिय पात्र बने हैं और ये जान के बने हैं, स्वेच्छा से बने हैं। ठीक है, तो ये जो एक नाटक, एक प्रपंच रचा गया जहां पे ईरान को एक सिग्नल दिया गया कि भाई अभी तो एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का प्रधानमंत्री इजराइल आ रहा है, तो अभी तो ऐसा लगता नहीं है कि एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो है किसी भी तरीके से अटैक होगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जब वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश का प्रधानमंत्री इजराइल की संसद को संबोधित कर रहा है, उसी वक्त में इजराइल की सेना जो है ईरान पे अटैक करने की जो है वो आप कह लीजिए कि रणनीति बना रही है। तो ये इजराइल और अमेरिका ने रणनीति बनाई थी और उसमें मोदी जी एक पात्र के रूप में इस्तेमाल हुए। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शुबा नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि मोदी जी जानते समझते हुए उन्होंने अपने आप को इसके अंदर में इंसर्ट किया, डाला,
कि मोदी जी का इस्तेमाल कर लिया गया। यदि मोदी जी का इस्तेमाल कर लिया गया तो भारत के इतने बड़े बड़े जो विदेशी सलाहकार हैं, जो आईआरएस ऑफिसर्स हैं, इन लोगों को जरा भी ये सूझा नहीं बताना कि भाई प्रधानमंत्री को हम एटलीस्ट ये एडवाइस करें कि ये समय सर सही नहीं है इजराइल विजिट का। ये मुझे मेरे समझ में नहीं आ रहा। उनको विदेश मंत्रालय से किसी भी तरीके का कोई नोट गया था कि नहीं गया था, उनको किसी तरीके की सलाह गई थी कि नहीं गई थी, ये संसद को मोदी जी को जवाब देना चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस हो गई, ये समाजवादी पार्टी होगी, ये तृणमूल कांग्रेस होगी, ये जो अल्पसंख्यकों के हिमायती बनती है पार्टियां, ये क्यों खामोश है। विदेश नीति पे आते ही सारी रीजनल पार्टीज और कांग्रेस को साफ सूंघ जाता है। इतने बड़े आप कह लीजिए कि वैश्विक लेवल पे इतने बड़े लीडर की शहादत ले ली गई और न कांग्रेस एक शब्द बोल रहा है, न समाजवादी पार्टी बोल रहा है, न तृणमूल कांग्रेस बोल रहा है, न आम आदमी पार्टी बोल रहा है, न कम्युनिस्ट पार्टी बोल रहे हैं। ये क्यों नहीं मांग कर रहे हैं कि मोदी जी जो है वो बताएं इस देश को कि क्या उनको विदेश मंत्रालय से किसी भी तरीके का सलाह दिया गया था, कोई ओपिनियन दिया गया था। बल्कि संजय सिंह ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं, प्रधानमंत्री कायर हैं, राष्ट्राध्यक्ष पे कमेंट आम आदमी पार्टी ने किया है, बाकी किसी पार्टी ने मुखर होकर विरोध नहीं किया, इसका यार निंदा नहीं करी है। सर मैं तो कुछ और ही कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारत का डिप्लोमेसी, भारत का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो भारत की आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज की जो एक लीग है, एक परंपरा है, ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज कोई छोटा मोटा थोड़ा ना एक संस्था है, इसकी एक लीगेसी है। तो हमारे आईएफएस ऑफिसर्स ने, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर्स ने, एम्बेसडर ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने, विदेश मंत्रालय ने किसी भी तरीके से पीएमओ को या प्रधानमंत्री कार्यालय को ओपिनियन दिया था, एडवाइस दिया था कि ये सही समय नहीं है इजराइल जाने का। मैं ये जानना चाह रहा हूं राजीव भाई, डोभाल साहब का क्या काम है? डोभाल साहब को पता होना चाहिए ना इंटेलिजेंस किस बात की, किस देश में क्या जा रहा है। आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, आपको पता नहीं था कि इजराइल में क्या चल रहा है? मोसाद के लोग तो लखनऊ, मुंबई, दिल्ली हर जगह होंगे। आपका नेटवर्क कहाँ है? आप पिक्चर बनवाने में बिजी हैं, अपने ऊपर फिल्में ही बनवा रहे हैं, आपको पता नहीं कुछ भी। एग्जैक्टली आप एकदम सही बोल रहे हैं। देखिए ये जो इंस्टीट्यूशंस हमारे वीक हो रहे हैं, इस पे कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई पत्रकार बात कर रहा, ना कांग्रेस बात कर रही। अरे विदेश मंत्रालय अपने आप में एक बहुत ही स्वायत्त, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है। इस स्वायत्त संस्था का जो सरकार को रिपोर्टिंग करती है, इसका काम है कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री को सही तरीके से जो है वो ओपिनियन दे। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये विदेश मंत्रालय कर क्या रहा आज की डेट में। इन्होंने किसी भी तरीके की एडवाइजरी, किसी भी तरीके का नोट पीएमओ को इशू किया था कि नहीं किया था? मैं हैरान हूं संजय जी, मैं दंग हूं। भारत में कहीं भी कोई भी पत्रकार, कोई भी विदेशी मामलों का विशेषज्ञ इस बात को उठा ही नहीं रहा है। ये बात राजीव रंजन सिंह बोल रहे, कोई एक पत्रकार आपको बोलता हुआ नजर नहीं आएगा कि विदेश मंत्रालय ने किसी भी तरीके की एडवाइजरी पीएमओ को इशू की थी कि नहीं की थी। इसका जो है प्रधानमंत्री या पीएमओ कार्यालय से स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं कांग्रेस ये डिमांड कर रही है? अगर अभी भी उनके भेजे में दिमाग में नहीं वहां के नेताओं के घुसा है, तो ये इंटरव्यू देख के कम से कम वो सुने, समझे और सोचे कि ये पीएमओ कार्यालय को कटघरे में रखने का समय है, पूछने का समय है कि आप इजराइल गए थे, आपको किसी भी तरह की एडवाइजरी मिली थी कि नहीं मिली थी? एनएसए डोवाल क्या कर रहे थे? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी? हमारे आईआरएस ऑफिसर्स क्या कर रहे थे? करोड़ों अरबों खरबों की सैलरी जाती है इन लोगों को, इनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? आज जग हंसाई हो रही है भारत की। मोदी जी स्वेच्छा से इसके अंदर में पात्र बने थे कि उनका इस्तेमाल कर लिया इजराइल और अमेरिका ने। इस बात की सघन जांच होनी चाहिए। और ये जो है, ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इन बातों को अपोजिशन क्यों नहीं स्ट्रांगली उठाता है, जिस तरीके से मैं और आप पत्रकार हम लोग इस बात को उठा रहे हैं। जी संजय जी। अजय भाई, ये तो हुई एक डिप्लोमेसी की बात। आप आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, फाइनेंशियली बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक बात हो रही है कि सोना 1,60,000 के आसपास चल रहा है। सबका मानना है कि कल ये इसकी कीमत 1,90,000 और 2 लाख तक पहुंच जाएगी। चांदी रिकॉर्ड तेजी में जाएगी। शेयर बाजार का क्या हाल होगा आज जब शेयर मार्केट खुलेगा? तो क्या लगता है आपको? और अगर धड़ाम होगा तो कब तक धड़ाम होगा? क्या असर पड़ेगा इस युद्ध का भारत के आम आदमी पर? पेट्रोल डीजल अगर महंगे होंगे तो सरकार कैसे संभालेगी? और अभी क्या ये जो कीमतें बढ़ेंगी, ये तत्काल ही
कुछ ही दिनों की होंगी या इसका दीर्घकालिक असर पड़ सकता है बाजार पर और आम आदमी की जिंदगी पर? कई सारे सवाल आपने एक सवाल में लपेट दिया है, तो मैं एक एक करके सबका जवाब देता हूं। पहले आपने कहा कि भाई इस युद्ध का क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये हमें समझना होगा कि ये युद्ध चलेगा कितने दिन। यदि ये युद्ध लंबा चल गया, और इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ईरान की फौज जो है वो कितनी स्ट्रांग है। देखिए, ट्रेडिशनल वॉरफेयर जो है, जो परंपरागत युद्ध तरीके से युद्ध लड़ा जाता है, आर्मी आमने सामने, एयरफोर्स आमने सामने, मुझे लग नहीं रहा कि उस तरीके का वॉर जो है होगा। अब जो ये वॉर होगा ये असिमेट्रिक वॉर होगा। ये एस्केलेशन जो होगा, वॉर एस्केलेशन, ये असिमेट्रिक तरीके से होगा। असिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि यहां पर सेनाएं प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ेंगी, बल्कि जो प्रॉक्सीज है ईरान की, जैसे कि लेबनान में हिजबुल्ला हो गया, यमन में हुदीज हो गए, या फिर आपके फिलिस्तीन में हमास हो गया, ये किस तरीके से जो है अटैक करता है इजराइल पे, अमेरिका पे, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है स्पाई एजेंसीज कैसे काम करती हैं। ईरान की स्पाई एजेंसीज क्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टाइप कोई दूसरा अटैक अमेरिका के अंदर करवा पाएगी क्या, ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के अंदर घुस के ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा है। तो ईरान की स्पाई एजेंसी, ईरान की आर्मी जो है वो शांत नहीं बैठने वाली। वो भी अमेरिका के अंदर घुस के क्या डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरीके का नुकसान या किसी और वहां के बड़े नेता को या कोई बड़े इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचा पाएगी कि नहीं पहुंचा पाएगी, ये असिमेट्रिक वॉर में देखा जाएगा। असिमेट्रिक वॉर में देखा जाएगा कि स्पाई ड्रोन्स जो हैं वो किस तरीके से अटैक करते हैं दुबई पे या जॉर्डन पे या कतार पे या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या सऊदी अरेबिया पे। वो सारे मुल्क, वो सारे राष्ट्र जो मुस्लिम होने के बावजूद भी जिन्होंने ईरान का सपोर्ट नहीं किया। आपको मोटा मोटी संजय जी मैं ये बता दूं, मेरे प्यारे 4PM के दर्शकों ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। ईरान का जो डिफेंस बजट है वो लगभग $8 बिलियन के आसपास का है। वहीं जो बजट इजराइल का है डिफेंस बजट, वो लगभग $46 बिलियन से लेकर $50 बिलियन के आसपास का है। यानी इजराइल का डिफेंस बजट 6 गुना ज्यादा बड़ा है ईरान से। तो इसीलिए ईरान डायरेक्टली तो इस वॉर में जीत नहीं पाएगा ऐसा लगता है। परंतु असिमेट्रिक वॉरफेयर जो है, जहां पे ये जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे आक्रमण हुआ था, उस तरीके के ये अटैक्स कितने अमेरिका के अंदर करा पाता है या इजराइल के अंदर करा पाता है, ये हमें आगे आने वाले दिनों में देखना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, चीन जो है, जो अभी तक परोक्ष रूप से ईरान को मदद कर रहा था, इंटेलिजेंस के जरिए, सैटेलाइट उपकरणों के जरिए, हथियार मुहैया करा के, वो कितना ईरान को आगे चल के युद्ध में सपोर्ट करता है, वो डिफाइन करेगा वर्ल्ड के फाइनेंशियल सिनारियो को आगे आने वाले दिनों में कैसा होगा। एक थ्योरी ये बोलती है कि चूंकि खुमैनी मारे गए, तो हो सकता है कल वर्ल्ड मार्केट ऊपर अमेरिका ले जाए। ये जितने पूंजीपति और कैपिटलिस्ट है, ये दिखाएं कि भाई अमेरिका ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो खतरा था वो खमनेई को मार गिराया है, तो अब विश्व में शांति होकर मार्केट को ऊपर ले जाए। परंतु यदि इसी दौरान कुछ ऐसा सिनेरियो बना जिसमें दिखता है कि असिमेट्रिक वॉरफेयर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मार्केट नीचे भी जा सकता है। हो सकता है कल ऊपर ले जाए, बट एक मीडियम टर्म में जो है मार्केट नीचे जाए। मार्केट नीचे जाने का रीजन ये है कि हॉर्मुज की खाड़ी जो है, जहां से लगभग 18 से 20% वर्ल्ड का ऑयल जो है, ग्लोबल ऑयल जो है, उसके शिपमेंट्स मूव होते हैं, वो लॉजिस्टिक वहां से मूव होता है। तो यदि 18 से 20% का ट्रेड जो है, रूट जो है, उसको यदि ईरान ने बंद कर दिया, निस्त नाबूद कर दिया, तो फिर मुश्किल है कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे और शेयर मार्केट ऊपर जाता रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी। भारत जैसा राष्ट्र जो अपनी रिक्वायरमेंट का मात्र 15% ही ऑयल खुद प्रोड्यूस कर पाता है, बाकी 85% ऑयल जो है हम इंपोर्ट करते हैं। चाइना जो वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ये भी लगभग 60 से 65%, मतलब आप ये समझ लीजिए मोटा मोटी आधा ऑयल जो है अपने रिक्वायरमेंट का वो इंपोर्ट करता है और आधा ही प्रोड्यूस कर पाता है। तो चाइना बड़ी इकोनॉमी है, 15 मिलियन बैरल पर डे का उसका ऑयल कंजम्पशन है, तो लगभग 7 से 7.5 मिलियन बैरल जो है चाइना इंपोर्ट करता है। भारत प्रतिदिन 4.5 मिलियन बैरल पर डे ऑयल कंज्यूम करता है, जिसमें से 4 मिलियन बैरल पर डे इंपोर्ट करता है। तो यदि ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो ये दो इकोनॉमीज में जितनी भी
मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, इनके दाम बढ़ जाएंगे, और जब यहां दाम बढ़ जाएंगे तो लोग खरीद नहीं पाएंगे, और खरीद नहीं पाएंगे तो इकोनॉमी जो है उसमें हम कहीं देखेंगे कि कहीं गिरावट आएगी। वहीं अमेरिका में ऑयली ऑयल है, वर्ल्ड का आज की डेट में अमेरिका सबसे बड़ा ऑयल का प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड में 100 मिलियन बैरल पर डे ऑयल रोज कंज्यूम होता है, उसमें से अमेरिका 15 से 16 मिलियन बैरल जो है प्रोड्यूस करता है। तो अमेरिका में ऑयल की कोई कमी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो वॉर, जो पूरा ईरान को घेरा गया है, ये एक्चुअल में ईरान को सामने रख के चाइना की इकोनॉमी को कमजोर करने का एक, आप कह लीजिए कि मोहरा फेंका गया है। ये एक्चुअल में अटैक चाइना के ऊपर में, चाइना अपने आप को कैसे बचाता है ये देखना पड़ेगा। जब इस तरीके की जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो दो ही चीजों के दाम बढ़ते हैं, एक सोना चांदी के और दूसरा जो है वो मेटल्स एंड ऑयल्स के। तो प्रीशियस मेटल बढ़ेगा, मेटल के प्राइसेस बढ़ेंगे, यानी कॉपर, अल्युमिनियम, ये सब बढ़ेगा, और साथ ही साथ क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे। कल ही क्रूड जो है 3% अप गया था, पर ये अप रहेगा इस बात पे डिपेंड करता है कि ईरान की कितनी मंशा है कि वो इस युद्ध को आगे बढ़ाए। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ईरान का रक्षा बजट जो है उससे 6 गुना बड़ा इजराइल का रक्षा बजट है, और अमेरिका का रक्षा बजट तो $1 ट्रिलियन का है। ठीक है, तो ईरान इनसे ट्रेडिशनल वॉर प्रत्यक्ष रूप से तो लड़ नहीं पाएगा, बट यदि इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टाइप अमेरिका में कुछ अटैक कर दिया तो आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड के फाइनेंशियल मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में भूचाल आ जाएगा। जी जी संजय जी। एक समस्या और है कि भारत का एक बहुत बड़ा निवेश दुबई में हुआ है। शाहरुख खान, अंबानी, अडानी और मित्तल, सबके बड़े बड़े आलीशान एसेट्स दुबई में हैं। शाहरुख खान से लेके विवेक ओबराय तक सारी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े बंगले हैं। और भारत के बहुत सारे लोग दुबई में, चूंकि वो ये मानते थे कि दुबई सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह है, और दुबई ने अपने आप को प्रस्तुत किया भी और ऐसा बनाया भी दुबई ने कि सबसे सुरक्षित जगह है। ईरान की जो अटैक की पॉलिसी है दुबई की अबू धाबी पे, उसने एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। ऐसे में भारत सरकार को चाहिए था कि वो सांत्वना देता, दुबई उसका दोस्त है, मैसेज देता, लेकिन निशिकांत दुबे जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पर लिख रहे हैं कि जो भारत का पासपोर्ट छोड़कर दुबई जा बैठे थे, अब देख लो दुबई का क्या हाल है। मैं हंस रहा था कि सांसद जी को इतना नहीं पता कि दुबई पासपोर्ट नहीं देता, एक आईडी देता है, एमिरेट्स आईडी। मेरे पास भी है, अगर आप कंपनी खोलते हो आपको एमिरेट्स आईडी मिलती है। उसका इतना होता है कि मैं जब जाता हूँ तो मुझे वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सीधा टिकट खरीद कर दुबई जा सकता हूँ। लेकिन दुबई पासपोर्ट नहीं देता। जो परमानेंट रह रहे हैं वो या तो किसी और देश के वीजा पासपोर्ट लेके रह रहे हैं, लेकिन भारत का आदमी जाके वो दुबई में रहने लगे, दुबई पासपोर्ट दे दे, ऐसा सांसद जी को पता नहीं। यानी दुबई की मजाक उड़ाई जा रही है सोशल मीडिया पे। अब मुझे पता नहीं कि हिरेन जोशी जी बना रहे हैं या कोई और बना रहा है, एक लगातार सब लोगों से मैसेज कराया जा रहा है कि हम भारत में बड़ा सुरक्षित हैं, धन्यवाद मोदी जी, कि देखो बाकी दुनिया का क्या हो रहा है, हम बड़ा सुरक्षित हैं। यहाँ पे पुल गिर जाते हैं, या भगदड़ में लोग मर जाते हैं, या दिल्ली में बम फट जाता है, या पुलवामा में अटैक हो जाता है, या बीमारी से लोग मर जाते हैं, या भुखमरी से लोग मर जाते हैं, लेकिन मोदी जी हम बड़े सुरक्षित हैं। आप दुबई की बदनामी करके और ये मैसेज कह के हम बड़े महान हैं, भारत का एक बड़ा व्यापार जो दुबई के साथ है, यूएई के साथ है, उस पर असर डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। और जब बीजेपी के सांसद ही ऐसा ट्वीट करेंगे तो उसका क्या अर्थ होगा? दुबई की सरकार को क्या पसंद आएगा कि रूलिंग पार्टी का सांसद, उनके देश की पहली बार ऐसा दुबई में हालात पैदा हुए, वरना दुबई बड़ा शांत है, बहुत डेवलप कंट्री है, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे आ रहे हैं। और ईरान की शायद ये रणनीति भी होगी कि ये मुस्लिम कंट्री शांत रहे, हमारे साथ नहीं रहे, तो इनका भी तहस नहस कर दो, जिससे ये अमेरिका से जाके कहें कि हजूर शांत करो, वरना हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। अगर ये माहौल बन गया कि दुबई भी इस क्षेत्र में, इस जद में आ गया, तो दुबई का तो एकदम निवेश, दुबई का मार्केट, दुबई का रियल एस्टेट एकदम नीचे आ जाएगा। और शायद ईरान की रणनीति भी है कि देशों में अनिश्चितता पैदा करें तो ये देश अमेरिका पे दबाव बनाए। आपका क्या ख्याल है? यही तो असिमेट्रिक वॉर है जिसके बारे में मैंने बात किया कि जो भी सहयोगी राष्ट्र हैं उनके ऊपर, चाहे वो इजराइल हो, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, यहां पे किस तरीके से अंदर अटैक किए जाए। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अमेरिका में अटैक हुआ था, अब ईरान जो है वो ट्रेडिशनल वॉर लड़ने की, आप कह लीजिए कि हालात में नहीं है, क्योंकि पूरी ऊपर की लीडरशिप खत्म कर दी गई है। डिफेंस मिनिस्टर को मार गिराया गया है, वहां के जो आर्मी चीफ थे उनको मार गिराया गया है,
और सुप्रीम कमांडर खamenei जी को मार गिराया गया है। तो अब ये असिमेट्रिक वॉर होगी, अब ये अल बुर्ज जो है उसके ऊपर में जो है बम होगा, मिसाइल गिरेगी, दुबई के जो बड़े बड़े होटल्स हैं वहां हम देखेंगे कि निशाना बनाया जाएगा, सऊदी अरबिया की बड़ी बड़ी पेट्रोकेमिकल जो है फैसिलिटीज उनको निशाना बनाया जाएगा, इजराइल की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के जो ये हैं वहां पे निशाना बनाया जाएगा। इसी को असिमेट्रिक वॉर कहा जाता है। और ईरान जो है वो वही प्रयास करेगा कि अब जो है जिस तरीके से ये हमारे देश के अंदर घुस के इन्होंने हमारे सुप्रीम कमांडर को मारा है, उसी तरीके से हम इनके देश में घुसेंगे और देश में घुस के सुसाइड बॉम्बिंग करके या जो भी हो, जैसा भी हो, हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे। और आप ये सही कह रहे हैं कि दुबई जो है वो ना चाहते हुए भी इस लपेटे में आ सकता है। और इनफैक्ट कल हमने देखा है कि ईरान ने 400 मिसाइलें दागी हैं, जॉर्डन पे भी दागी है, कतर पे भी दागी हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो अबू धाबी और दुबई हैं राज्य, उन पे भी दागी हैं, सऊदी अरबिया पे भी दागी हैं। तो मिसाइल तो वो दागी रहा कंटिन्यूसली। तो ये कहना कि दुबई बच जाएगा, मुझे दिख नहीं रहा, मतलब मुझे शक है कि ऐसा होगा, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का साथ दिया है। तो यदि ईरान ने ठान लिया कि हमें इनकी ऐसी की तैसी करना है, तो इसमें अमेरिका और इजराइल ही नहीं फंसेंगे, ये भी फंसेंगे। अब आते हैं आपके सवाल पे कि भारत के यदि राजनेता, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के राजनेता, यदि इस तरीके के भद्दे कमेंट्स करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के खिलाफ, दुबई के खिलाफ, तो क्या वहां के शासक इस चीज को मतलब कैसे लेंगे? जाहिर सी बात है उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो इस चीज को ठीक से नहीं लेंगे। इंडिया के, आपने सही कहा कि बड़े बड़े लोग जाके दुबई में बैठे हैं, विनोद अदानी हो कि विवेक ओबेरॉय हो, ये बड़े बड़े लोग जो है दुबई में जाके, ये दुबई इनकी शरणास्थली बनी है। तो निशिकांत दुबे जैसे लोग जो हैं वो इस टाइप के इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यदि दुबई का जो शहंशाह है वो एक बार खसक गया उसका दिमाग, तो निशिकांत दुबे को तो कुछ नहीं होगा, पर जो हमारे लोग वहां जाते हैं, जाके बसे हुए हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत आ सकती है। मैं आपको बता दूं संजय जी, भारत के लगभग 90 लाख लोग आज की डेट में खाड़ी में काम कर रहे हैं, 90 लाख। और मैं आपको, मेरे प्यारे 4PM के दर्शकों ध्यान से सुनना, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा, किसी भी कंट्री का जो ट्रेड बैलेंस, जो करंट अकाउंट बैलेंस जो रहता है, वो बनता है करंट अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू ट्रेड बैलेंस प्लस प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, ठीक है, बैलेंस इनको प्लस करके बनता है। प्राइमरी बैलेंस ने ही भारत की जान बचाई है, क्योंकि हमारा ट्रेड बैलेंस तो डेफिसिट है, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, आयात ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट के मुकाबले, परंतु ये जो नेगेटिव यानी जो पैसा भारत से बाहर जा रहा है आयात ज्यादा करने के कारण, उसकी भरपाई जो है वो प्राइमरी बैलेंस से होती है। प्राइमरी बैलेंस मतलब ये है कि भारत के लोग जो भारत से बाहर जाके खाड़ी देशों में, अमेरिका में इधर उधर काम कर रहे हैं और अपने घर परिवार के, अपने बच्चों के लिए डॉलर्स में या जो भी करेंसी, बाहर की करेंसी में पेमेंट भेजते हैं, उसी से भारत को बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा का अर्जन हो रहा है। और वही विदेशी मुद्रा जो अर्जित कर रही है, उसी से हम ऑयल खरीद रहे हैं, उसी से हम सोना चांदी खरीद रहे हैं। तो 90 लाख लोग जो भारत के बाहर काम कर रहे हैं खाड़ी देशों में, यदि ये डर के मारे एक एक करके आने लग जाएंगे, तो आज जो 80 करोड़ लोगों को हम फ्री फुकट का राशन दे रहे हैं, इसमें आप समझ लीजिए कि 4 करोड़ लोग और शामिल हो जाएंगे, ये 90 लाख प्लस इनकी फैमिली के लोग। तो क्या भारत आज की डेट में इस स्थिति में है कि प्राइमरी बैलेंस भी उसका नेगेटिव हो जाए और साथ ही वहां काम करने वाले लोग जो है वो आके यहाँ के ऊपर आश्रित हो जाए? तो इस तरीके के घटिया स्टेटमेंट देके जो है ये निशिकांत दुबे जी जो है वो देश की इकोनॉमी के साथ में बेसिकली एक तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि हम आज की स्थिति में, आज हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के शासक को जो है वो प्रोवोक करके, उसको उकसा के जो है, हमको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, नुकसान ही नुकसान है। तो ये इन लोग को समझना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। यदि आप देश हित के बारे में सोचते हो तो कतई आप वहां के शासकों को प्रोवोक ना करो कि वो हिंदुस्तानियों के खिलाफ कोई एक्शन ले। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि मैं दुबई में देख कर आया, अपनी तो कंपनी भी है, 4PM मिडिल ईस्ट चलाते हैं हम लोग वहाँ पे, और बहुत प्यार मिलता है, बहुत रिस्पांस मिलता है, बहुत अच्छा लोग पसंद करते हैं। और दुबई में भारतीयों का बड़ा सम्मान है, दुबई के शासक बड़ा सम्मान करते हैं भारतीयों का। और अगर भारत का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दुबई के लिए ऐसी कहता है बुरे वक्त में, पहली बार बुरा वक्त दिख रहा है, तो बहुत खतरनाक संदेश हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई। इकोनॉमी सबसे बड़ी बात है, सब हो जाएगा, इकोनॉमी बिल्कुल ठीक बात है। समझ में नहीं आता नेताओं को क्या करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये थे राजीव रंजन। पूरी बातचीत आपने सुनी, आपने एक एक तर्क को ध्यान से सुना होगा। आप समझ आइए कि दुबई कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का सांसद अगर कोई दुबई की आलोचना करेगा तो कितना खतरनाक होगा, ये पूरी बातचीत से आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।